नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अयूब खान जी। अयूब खान जी के बारे में कुछ बताने से पूर्व हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि अयूब खान जी का जो संबंध है, जो राष्ट्रीय स्तर पे लगातार कार्य करते हैं शुरू से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी, उनका लगातार अयूब खान जी को समर्थन मिलता रहा है, जिसकी वजह से वो विभिन्न प्रदेशों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अयूब खान जी, आपका क्वाइन मीडिया न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले मेरे क्वाइन मीडिया के जितने सहयोगी साथी हैं और इसके जो व्यूअर हैं उनको मेरा नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। एआईसीसी, अब शुरुआत एआईसीसी की सूची से की है, तो इस विषय में मैं बोलना चाहता हूं कि इस विषय में तो मैं कभी एआईसीसी में जाके काम करने वाली कभी मेरी इच्छा ही नहीं थी। मैं ज़रूर कांग्रेस का कोई भी प्रदर्शन आंदोलन जहाँ भी होता है तो वहाँ मैं जाता हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन कभी दिल्ली में होता है, संसद घेराव का, कभी होता है किसी चीज़ जंतर मंतर में, मैं वहाँ स्वतः जाता हूँ, स्वतः अपनी टीम लेके जाता हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस जिन मुद्दों पे बात कर रही है वो देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं, तो ऐसे मुद्दों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में बैठकर समर्थन तो करता हूं, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली रूप से भी वहां उपस्थित होने का मेरे अंदर एक जज्बा होता है और मैं चले जाता हूं। मैं सीनियर कांग्रेस के में भी जाता हूं, भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी जाता हूं, क्योंकि मैं भारतीय युवा कांग्रेस की राजनीति से आगे आया हूं, तो मेरा विशेष लगाव वहाँ भी है। मैं दोनों के कार्यक्रमों में अटेंड करता हूँ। तो वहाँ पे आने जाने के बाद और लोगों के मन में मनसा रहती है कि राष्ट्रीय स्तर में पॉलिटिक्स करते हैं करके, तो मैं राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स आंदोलन जो होता है और कांग्रेस का कोई अच्छा प्रोग्राम होता है उसकी सहभागिता निभाने जाता हूँ। और वहाँ जाके मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, वापस आ जाता हूँ, लेकिन कभी इच्छा जाहिर नहीं कर रहा मैं कि मैं राष्ट्रीय स्तर में जाऊँ, कि मैं राष्ट्रीय स्तर में काम करना, फिर वापस अपने ज़िले में आके मैं अपने लग जाता हूँ। और मेरी राजनीति की हमेशा एक चीज़ है, मैं विपक्ष की राजनीति में बहुत ज़्यादा मुखर रहा हूँ। मेरे राजनीतिक कैरियर में मैंने अपने जो राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की है 2000 से, उसमें 2-3 साल कांग्रेस की सत्ता थी। उस समय मैं छोटा ही था, स्कूल कॉलेज का समय का था। उसके बाद अभी कांग्रेस की सत्ता 18 से 23 तक रही, और बचे हुए बीच के पूरे दौरान मैंने खाली विपक्ष को देखा है। और विपक्ष के दौरान मैंने हमेशा राजनीति को मुखर होकर जहाँ हो सके मैं उपस्थित भी हुआ हूँ, अपने नेतृत्व में कार्यक्रमों भी करता हूँ, और उतना ही मैं दायित्व सामाजिक कार्यक्रमों में भी करता हूं। मैं लायंस क्लब से भी जुड़ा रहा, अध्यक्ष रहा, लायंस क्लब के भी माध्यम से लोगों की मदद किया। कोरोना काल में लोग जब घर से निकलते नहीं थे, लोगों के मन में इतना डर रहता था, लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे, जिला प्रशासन के पास नहीं जाते थे, अस्पतालों से बोलते थे, अस्पतालों से आए दिन खबर आती थी कि हमारे यहाँ बेड फुल है सूची, तो वो सारे अस्पतालों की मैं लिस्ट पता करवाता था जाके, स्वयं कितने बेड हैं कितने बेड नहीं हैं, और जाके जिला प्रशासन को बताता था कि यहाँ पे बेड खाली है। सीएमओ के ऑफिस जाता था, पूरा मास्क वास्क लगा के जैसे लोग जाते हैं वहाँ जाता था। और एक तो मेरा रोज़ का पेटेंट काम था, रोज़ सुबह 9 बजे मेरे पास गाड़ी है, उस गाड़ी में कम से कम 20-25 बैग राशन के किट अरेंज करके, उसमें दाल चावल सारे राशन रहते थे, और उनको ला जाके मैं छोड़ता था। वो सब अपने सौजन से, अपने सहयोग से करता था। अब मीडिया में भी आता था, तो मीडिया में आने के बाद इतना मेरे पास डिमांड आने लगे थे, मैं लोगों का डिमांड भी पूर्ति नहीं कर पाता था, मुझे अफसोस भी होता था, क्योंकि मैं स्वयं अपने संसाधनों से अपने उससे करता था। तो मैं अपने शहर, अपने ज़िले में मैं ज़्यादातर सक्रिय रहा हूँ, इसलिए देवेंद्र यादव जी राष्ट्रीय सचिव बने हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं बधाई देता हूँ। आगे अच्छा काम करे, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे, बिहार में कांग्रेस की सरकार को पुनः वापसी लाने की कोशिश करे। ये चूँकि अयूब जी, जैसा कि आपका कहना है और हमें भी इसकी भली भांति जानकारी, चूँकि आप लगातार कांग्रेस की जो धरना प्रदर्शन रहा है, XYZ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कहीं भी पूरे प्रदेश की बात की जाए या कहीं पूरे देश की बात किया जाए, आप लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आए, और हर राष्ट्रीय स्तर के एआईसीसी के जो भी पदाधिकारी रहे, उनकी जो भी दिशा निर्देश है उनका आपने लगातार पालन भी किया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई है? क्योंकि आप भी जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, तो उसे देखते हुए अयूब खान जी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं एआईसीसी में बैठे लोगों द्वारा। नहीं, नाइंसाफ़ी की किस बात की है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, और उसके साथ ही साथ मैं
मुझे बहुत सम्मान भी मिलता है यहाँ के वरिष्ठ नेताओं के साथ, और नाइंसाफ़ी जैसा कोई मेरे लाइन में नहीं है। लगता है, लगेगा जब उन लोग को जब देना होगा देंगे। धीरे धीरे सबका होता है। कांग्रेस पार्टी का अपना मापदंड है, उस मापदंड के तहत अगर मैं आऊँगा तो मुझे भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को जहाँ जिम्मेदारी देगी पार्टी में वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। भी प्रदेश कांग्रेस में हूँ, पदाधिकारी हूँ, एक आध दो विधानसभा का प्रभारी भी हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी कांग्रेस को मजबूत के लिए काम करता हूँ, और वो रहता है। मैं बताया ना, कांग्रेस की हर अच्छे बड़े प्रोग्राम में स्वतः शामिल होता हूँ। मैं स्वतः शामिल होता हूँ, मैं किसी ऊंची सूची ये सब की देखता नहीं हो। क्योंकि देवेंद्र यादव जी अभी फिलहाल तो जेल में हैं, तो उसके बावजूद भी एआईसीसी द्वारा जो ये कदम उठाया गया, उन्हें बिहार प्रदेश का इतने बड़े राज्य का प्रभारी बनाया गया, सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या हाईकमान को थोड़ा बहुत इंतजार नहीं करना था? देखो, देवेंद्र यादव के विषय में इतना बता रहा हूँ कि वो जेल गए हैं कि जेल उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया है। ये पूरे देश की, प्रदेश की और देश की जनता जानती है। वो बंदा वहाँ उस कार्यक्रम में गया, बस देखे वहाँ से भीड़ है, मंच में भी वो चढ़े नहीं। उसके बाद अपना सोशल मीडिया में डाल दिए कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित था, उसी के बेस में उनको उठा के ले आए। वो जब वहाँ से निकले उसके आधा घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद वो जो बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट की घटना घटी, और उस बीच में उनका मोबाइल वो कहीं और निकल गए थे। इनके सरकार के पास वो लोकेशन भी है, इनका जो मोबाइल है ना, उस समय उस एग्जैक्ट टाइम में देवेंद्र यादव का तो उस जगह थे ही नहीं। तो ये तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तो उनको अंदर भेजा गया है, सब कोई जानते हैं, और सब जानते हैं तो हमारे देश की कांग्रेस कमेटी टीम भी जानती है कि उनको वो किया गया है। तो इसके चक्कर में कोई राज्य सरकार अगर यहाँ पे विपक्ष में अगर भाजपा सरकार है, यहाँ कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में डालने लगेगी, तो और वहाँ हम उसको प्रमोशन नहीं देंगे, कोई मापदंड नहीं है मेरे हिसाब से। बोलते हैं वो कोई मापदंड नहीं है, वो जो हुआ है पार्टी सोच समझ के काम करी है, उनका एनर्जी है, उनके अंदर महत्व दी है। तो चूंकि मैं आपका कहना है कि जो देवेंद्र यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, पुलिस भी, जैसा कि आपके बातों से लग रहा है, बलौदाबाजार पुलिस भी इस मामले में कहीं ना कहीं दबावपूर्वक कार्रवाई करी है। अरे सवाल ही नहीं उठता, पूरा दबावपूर्वक कार्रवाई करी है। और जब वो घटना घटित हो रहा था, उस घटना घटित का उसको देवेंद्र यादव का मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर लो ना आप, वहाँ उस समय का लोकेशन ही नहीं बता रहा था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं, दीपक बैज जी बोलते हैं कि हमारे जितने कांग्रेसियों को फंसाया गया है, जो जेल में डाला गया है, उनका नार्को टेस्ट करा लो। और भारतीय जनता पार्टी के जो 8-10 लोग जो मंच में वहाँ बैठे तो बाहर घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो उस मंच में बैठे तो वो बाहर हैं, और कांग्रेस के युवा कांग्रेस NSY के लड़कों को अंदर डाल दिया गया। उनको नार्को टेस्ट करा लो तो आपको साफ पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सब घेराबंदी का कार्यक्रम है, घेरा जा रहा है यहाँ के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस के बारे में इतना जानो कि कांग्रेस की उत्पत्ति आंदोलन से हुई है। तो फिर हम लोग ऐसे डरने उड़ने वाले लोग हैं नहीं, भेजो जैसा करना है, जो करते हैं करें, क्या करना है। क्योंकि जैसा आपका कहना है कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, और कांग्रेस की उत्पत्ति आंदोलनों से हुई, ठीक है। लेकिन जो अगर ऐसी बात है तो मेरे को आप ये बताइए, क्योंकि जो अभी 2-3 दिन पूर्व एक घटनाक्रम हुआ भिलाई 3 में, प्रदर्शन के दौरान जो लाठीचार्ज की बातें आई हैं सामने, तो उसमें जो सभी की गिरफ्तारी होगी, तो कृष्णा चंद्राकर जी को अंडरग्राउंड होने की क्या ज़रूरत थी, जबकि उनके द्वारा अभी अग्रिम जमानत का आवेदन पेश भी किया गया था, लेकिन उनके बैकग्राउंड को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कृष्णा चंद्राकर जी के विषय में ऐसा है, एक चीज़ मुझे एक बात बताइए, अपहरण लगा है जी, आपको पता है ना, अपहरण लगा है। अगर रास्ते में मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई हाथापाई करता है, अब मैं शक्तिशाली हूँ, बलशाली हूँ, उसको पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठा के थाने में छोड़ दूंगा, तो मेरे ऊपर अपहरण लगेगा क्या? वो समझिए, वो जिम में बैठा था, वो जहाँ बैठा था वहाँ पे गाली गुप्तार कर रहा था, उसको ले जाके कहीं मारे पीटे क्या? नहीं, ले जाके कहीं बंद कर दिए क्या? उठा के कहाँ ला के छोड़े? थाने में छोड़े। तो अपहरण किस बात का? थाने में भी तो उनके साथ, जैसा CCTV फुटेज में आया कि उस बंदे के साथ मारपीट की। हाँ, तो धारा लगाओ ना, 323, 324, क्या है इनका जो एक्ट है, 323, 324 धारा है। अपहरण किस बेस में? अपहरण तो किसी को ले जाते मारते पीटते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि वो धारा भी गलत, मतलब सही लगी है, वो भी गलत धारा लगी है। और उनके बारे में है, मतलब कृष्णा चंद्राकर जी मतलब होंगे कहीं इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो ये सबसे ज़्यादा डरने उड़ने वाले लोग हैं नहीं।
कृष्णा चंद्र। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा एक पत्रकार वार्ता ली गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर उनके द्वारा सवाल उठाए गए। पत्रकार वार्ता में यह भी कहा गया था पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कि डीपीएस के मामले को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें प्रबंधन को बचाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही, विशेषकर दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा। इसमें विषय में बताऊं कि डीपीएस के विषय में तो ये बोलूँगा कि मैं वहाँ का पालक भी हूँ जी, पेरेंट्स भी हूँ, तो मैं उस स्कूल के विषय में तो जितने अच्छे से जानकारी दे सकता हूँ मैं बता सकता हूँ। तो देखो, ये जो घटना 5 जुलाई की है, 5 जुलाई को बच्चा जो था, उसका नाम अपन लेते नहीं है, आप जो जानते हो पास्को एक्ट का सब हुआ है ना उनके परिवार का, तो बच्चे के साथ कुछ हुआ है करके उनके पालक को घर में लगा, तो उन लोगों ले जाके मुलायजा कराया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि इंजर्ड है जी, प्राइवेट पार्ट्स में और कुछ दाग वाग छीटे उटे भी हैं। तो वो कंप्लेंट भी गया, मेरे को पता चला है कि वो कंप्लेंट करने निकले भी थाने में, पर डीपीएस स्कूल जो है बड़ा स्कूल है जी, ठीक है, तो एक बार में सीधा सुनवाई नहीं हुई, तो वो थोड़ा सा हताश हो गए थे। तो ये जब बात आगे पहुंची तो जिला प्रशासन तक गई, पुलिस प्रशासन, स्कूल प्रशासन तक, तो उसमें एसपी साहब का सीधा कहना आया, वर्जन आया कि हम स्वतः इसका संज्ञान में लेके जांच करवाए। स्वतः संज्ञान में जब जांच कराया की बात आई तो बोले कि वो बच्चा जो था कोई फैमिली फंक्शन से आया हुआ था, वो सब घटना यहाँ नहीं घटी है और कुछ तबीयत खराब थी, और वो ये सब होने कारण एसपी साहब ने पत्रकार वार्ता लेके, और डीपीएस के व्हाट्सएप ग्रुप है पेरेंट्स का, लगभग उसमें 1000-1200 लोग हैं, मैं भी उसमें उन्होंने अपना वर्जन डाल दिया। पेरेंट्सों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि स्वतः संज्ञान लेना, स्वतः जांच करना। और एक बात और आई उसमें कि कोई अधिकारी है, महिला अधिकारी जी, अपने 2 बच्चों का एडमिशन के लिए डीपीएस में, क्योंकि डीपीएस में एडमिशन कराना थोड़ा प्रेस्टीजियस इशू रहता है जिनका नहीं हो पाता है, तो वो कराने के लिए प्रयास कर रही थी। वो उनका डिनाई कर दिया प्रिंसिपल ने, सीट फुल हो गया, तो बोले वो षड्यंत्र रची है करके। तो ये सब विषय थे। इसको लेके 2 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग भी करी सारे पेरेंट्स के, कम से कम 500-700 पेरेंट्स इकट्ठा ही है, स्कूल कूच करे जी। स्कूल में कूच करने के बाद प्रिंसिपल सामने बैठे थे और सारे उनके स्टाफ थे उनके, और स्कूल के सर लोग थे, सारे लोग सम्मानी लोग बैठे हुए थे स्कूल के। तो सब क्वेश्चन पे क्वेश्चन कौन सा से क्वेश्चन, तो वहाँ प्रिंसिपल सर ने भी साफ मना कर दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नहीं हुआ। जो चीज़ पुलिस एसपी साहब बता रहे थे वही सब प्रिंसिपल साहब भी बता रहे थे। तो वहाँ बहुत सारे और भी मामले आ रहे थे, लेकिन मेरा प्रश्न सदैव रहा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहा, मीडिया में रहा, कि ऐसा क्यों, मतलब है तो हुआ तो है, तब तो कुछ धुआं उठा है ना, कहीं तो बात है करके। और इसका एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर ये वो पालक है ना जो जिनको डराया गया है या समझाया गया है, 2 चीज़ लाइन है इसमें, 2 चीज़ हुआ है, वो सामने आ जाए ना, तो ये राज्य सरकार भी जी कटघरे में, एसपी नहीं, राज्य सरकार, ये लंबा चैनल है इसका, सरकार तक गया ये मामला, और सरकार के द्वारा बोला गया इस मामले को दबाओ, क्योंकि देश में ऐसे भी अभी आग लगी हुई है जी। कलकत्ता हो, कलकत्ता का ज़्यादा दिखाया जा रहा है, उसी घटना महाराष्ट्र में भी हुई है जी, है ना। छत्तीसगढ़ में भी कल एक्ससीएम ने लिया है, एक्ससीएम अगर कुछ बात को बोल रहे हैं तो बिना तथ्य को तो बोलेंगे नहीं। तो हम तो चाहते हैं हम तो हमारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं कि स्कूल की ज़्यादा बदनामी ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो लोगों को एक संतुष्ट भी, ऐसा हुआ है तो कार्रवाई हो, नहीं हुआ है तो एक लोगों को सेटिस्फेक्शन भी हो कि नहीं हुआ है। क्योंकि बेवजह के इसको पॉलिटिकल इशू बनाना तो मैं भी खुद नहीं चाहता, क्योंकि मैं पेरेंट्स भी हूँ वहाँ का, है ना, क्योंकि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ता करके हमको भी स्वाभिमान है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि मेरी भी लड़की है, बच्ची है, एक लड़का एक लड़का, लड़का तो 1-2 साल बाद बाहर आ जाएगा, लड़की तो कंटिन्यू करेगी, तो मुझे भी चिंता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीपली घुसने का प्रयास कर रहा हूँ और उनके पेरेंट्स तक पहुँचना चाहता हूँ। लेकिन वो सारे लोग पास्को एक्ट का बहाना बता के, मेरे को पता चल पा रहा है कहाँ है क्या है। और इसमें कमेटी की बात करी है सीएम साहब ने कि एक जज से कमेटी बनाओ, तो भी सही चीज़ है, एक्स सीएम साहब ने, कमेटी भी बननी चाहिए
अगर नहीं हुआ है, और उसमें 2-4 डीपीएस के पेरेंट्स को भी डालना चाहिए, एक आध दो ऐसे लोगों को बुला के उनके परिवार के पास पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्कूल प्रशासन से मांग करता हूँ उनके पेरेंट्स से मिलवा देना चाहिए। जो है साफ साफ बोल देंगे, मामला भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हुआ है तो फिर सज़ा तो मिलनी है, नहीं हुआ तो फिर मैटर कोई बात ही नहीं है। अयूब जी, चूँकि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे ये आता है कि चूँकि छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस की हार के पीछे क्या कारण मानते हैं? तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा काफ़ी जनहित से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया गया था। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका विशेष फोकस रहा है, लगातार काम होते रहा है उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। तो आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा चुनाव में? हम लोग तो आखिरी तक जीत रहे थे, चुनाव के दिन हार गए। चुनाव के दिन वोटिंग हो रहा था, उस दिन हार गए। महिलाओं का प्रतिशत देख के समझ आ गया। जो ये 2 तारीख को इन्होंने जो महतारी वंदन की जो घोषणा करी, 1000 रुपए का, और इनके कार्यकर्ता गली गली में घूम घूम के फॉर्म भरवा रहे थे कि 1000 रुपये मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा। कुछ 500 रुपये, 200 रुपये उस समय नगद भी दे रहे थे क्योंकि वो फेक फॉर्म था। वो मतलब फेक, मतलब कोई काम का फॉर्म नहीं था, लेकिन महिलाओं को सही फॉर्म में करके ना, मोदी की फोटो है करके, और उसमें फॉर्म को भरे, कुछ पैसा भी दे, उस फॉर्म को ले जाके इन लोगों ने अपने भाजपा कार्यालय में रख भी दिया। किसी विधानसभा में 40,000, किसी विधानसभा में 35,000, किसी विधानसभा में 50,000। ये टर्निंग पॉइंट आ गया। हम लोगों ने घोषणा कब करी? लक्ष्मी पूजा के दिन, महालक्ष्मी योजना हम 1500 देंगे हर महीने, यानी 18,000। उसके बाद दूसरे दिन दीपावली, उसके बाद भाई दूज, मातर, फिर वोटिंग। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर घर तक पहुंचाने का समय नहीं मिल पाया। हम ज़्यादा पैसा दे रहे थे, लेकिन हम उस चीज़ को घोषणा करने में हम लेट कर दिया। बाकी भूपेश बघेल जी की सरकार सर्वहारा हर के लिए काम कर रही थी। क्या किसान, क्या युवा, क्या मतलब सब लोगों के लिए लगे हुए थे, और आखिरी तक लग रहा था। लेकिन जो महतारी वंदन योजना का जो स्कीम आया ना, वो गड़बड़ हो गया, और महतारी वंदन योजना के चक्कर में देश कर्ज में भी डूबे जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में हार का क्या कारण मानते हैं? लोकसभा चुनाव में हार का कारण देखा जाएगा तो जो कॉमन बात बोलते हैं, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ में और एमपी में ना देश के ट्रेंड से चलता है। देश का ट्रेंड चल रहा था कि मोदी जी को लाना है, वो इफेक्ट छत्तीसगढ़ में हमेशा, मतलब जो देश का जो नेशनल, जब अभी जैसे चलेगा ना देश का ट्रेंड, राहुल गांधी जी को लाना है, तो देखना वापस उल्टा हो जाएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता देश की, प्रदेश में अपने हिसाब से चुनती है, और देश में ना ट्रेंड के हिसाब से चुनती है। और एक ये भी कारण है, दूसरा कुछ प्रश्न भी उठता है ईवीएम को लेके। मेरे जो ईवीएम भी कहीं कहीं लगता है कुछ तो फैक्टर होता होगा ईवीएम का भी, जो इतना सवाल उठा रहे हैं। एक चीज़ बताइए, आप अपना वोट दे के आ रहे हो, अरे आपने कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय, XYZ किसी को भी दिया हो, जब आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा कि वो मिलना चाहिए ना वीवीपैट से, आप जिसको डाले तो मिलना चाहिए ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा ना, मैं इसको वोट दिया हूँ। आपका वोट पड़ा क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल को यहाँ उठा लो और अभी अमेरिका वाले से डायरेक्ट बात कर लो आप, बगैर किसी वायर से। वो अमेरिका में बैठा हुआ आदमी आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है, आपको देखते देखते। सोचो कितना टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो जहाँ पे डाउटफुल हो, 5 चुनाव करा लेना, बैलेट से करा देना चाहिए। क्या दिक्कत है बैलेट से कराने में? वैसे भी इसमें महंगा पड़ता है। नहीं, जो ईवीएम की आप बात करें, ईवीएम का मुद्दा विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार उठाया जाता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत होती है, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस जीती, तो उस जगह पे ईवीएम की बातें क्यों नहीं है सामने? नहीं, देखो तेलंगाना, 4 राज्यों में चुनाव हुआ, तेलंगाना जहाँ भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, वहाँ पे कैसे जीत जाएगी भाजपा? जहाँ भाजपा के बूथ में बैठने के आदमी नहीं है, ये वहीं पे खेल होता है, जहाँ इनकी टीम रहती है प्रशासन के साथ मिल के, जिला प्रशासन। अब तेलंगाना में भाजपा 8-9 सीट आई है, अब तेलंगाना में थोड़ी वापस ले आएंगे वहाँ पे भाजपा की सरकार, वहाँ उनके कार्यकर्ता ही नहीं है। कहाँ पे ला सकते हैं? जहाँ उनकी टीम है, जहाँ उनके कार्यकर्ता, जहाँ बूथ में बैठते हैं। उदाहरण वही का दे देते हैं वो। और कर्नाटका में वही बात है, कर्नाटका में लोगों की ज़बान में था कि वो था। आप ये देखिए, 4 राज्यों में चुनाव था विधानसभा, मोदी जी का और अमित शाह जी का नारा था 400 पार। हम एक राज्य हम जीत रहे थे तेलंगाना, दूसरा राज्य भी हम जीत रहे थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हम 50-50 में थे। तो ये दोनों राज्य अगर कांग्रेस जीत जाती
तो आने वाले लोकसभा में 400 पार का टेम्पो बन पाता क्या भाजपा का? नहीं बन पाता ना। अभी 2 महीना पहले चुनाव में 50 कैसे, तो उस टेम्पो को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ में भी इन लोगों ने जो अपना होता है ना सड़ियन फरियन ईवीएम वीवीएम और जितना वो सब डालना डालना जो योजना, आज देखो पैसा देखने में भी देखो, अभी तो 2 या 3-4 किस्ती दिए हैं महतारी वंदन योजना का। जब घोषणा होने के बाद से तो लगातार किस्तें आ रही है। हाँ, आ तो रही है, आ रही है, उधर से आ रही है। इधर क्या हुआ है, सरकार बोलती है कि शराबबंदी के खिलाफ 5 साल माहौल बनाए, कांग्रेस ने गंगा जल का कसम खाया था कि शराब बंद कर देंगे, ये सब कर। अब आते वापस इन लोगों ने शराब का रेट बढ़ा दिया और बार का टाइमिंग भी बढ़ा दिया। जो बार जो 11 बजे खुलता था ना, 12 बजे तक कर दिया। शराब की बोतलों में 400, 500 रुपया बढ़ा दिए। सब छत्तीसगढ़ में जो लिकर कंजम्पशन जो पीने वालों की संख्या एवरेज से सबसे ज़्यादा है। उनके घर का अगर कोई पुरुष 1 बोतल अगर पर डे शराब पीता है, 1 बोतल या आधा पीता है, तो उसको 250 रुपये बढ़ा हुआ मिलता है। 250 रुपया, और 250 रुपया को आप 30 दिन का कैलकुलेशन कर लो, 6500 रुपया। आप दे कितना रहे हो महिलाओं को? 1000 रुपया। तो ये सब तुरंत शराब का रेट बढ़ाए इन लोग। देखने को मिला कि चूंकि चुनाव संपन्न होने के बाद से कांग्रेस में भी जैसे कि अब तालमेल की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। नहीं, सीनियर अपना काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष युवा हैं, वो युवा के साथ चल रहे हैं। सीनियर अपने लगे हुए हैं। कल ही देखो सारे सीनियर लोग पीसी लिए। तालमेल का सवाल क्या उठता है? सब ठीक है। अब जो क्या होता है कि सत्ता रहती है तो भी सब ठीक रहता है, और विपक्ष में तो सबको एक होकर चलना भी चाहिए, मेरा तो मानना है। लेकिन क्योंकि अभी जब से भाजपा सत्ता में आई, ये तो अपन दुर्ग जिले की क्यों ना बात करें, दुर्ग शहर की बात करते हैं। दुर्ग शहर और भिलाई क्षेत्र में यहाँ पे कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि भाजपा की किसी भी नीति की, किसी भी योजना का, चाहे वो लाभान्वित करने वाली, चाहे लोगों का उससे भला होता हो ना होता हो, कांग्रेस द्वारा किसी भी मुद्दे को लेकर के एकदम मुखर रूप से कभी कोई प्रदर्शन करने की पिछले 7-8 महीनों से बातें सामने नहीं आई। अभी प्रदेश में बारिश हो रही थी, तेज बारिश के बीच में हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया। 25 से 30 हजार लोग थे। लाठियाँ भी चली, फव्वारा भी चला है। और आए दिन अभी देवेंद्र यादव के मुद्दे को लेके, उसके बाद ये लेके हम तो इतना मुखर है। कल पुतला जलाए, परसों भिलाई 3 थाना घेरे। ये तो खुद हलाकान हो गया कि कांग्रेस इतना ज़्यादा कैसे प्रोटेस्ट कर रही है। अभी अपन भिलाई नगर निगम अपना सबसे जेन्युइन मुद्दा था भी, जो मतलब जेन्युइन तो सारे मुद्दे हैं, जो सबसे ज़्यादा पब्लिक को घर कर गया अभी, वो जो बीच में जो मवेशी बैठे रहते हैं रोड में, है ना, आवारा मवेशी, जिनके कारण उनकी भी हत्या हो रही है और जो टकरार उनके भी है। ये भी प्रदेश स्तरीय किया गया। इसमें तो हम लोगों को बढ़ चढ़ के नंबर मिला है। मतलब जान रहे हैं ना लोग कि रोड में बैठे हुए हैं करके। गौठान को इन लोग समझ ही नहीं पाए असल में। भाजपा वाले लोग हैं ना, उन्होंने कुछ का कुछ बोल दिया। गौठान एक तरीके से, गौठान के विषय में मैं बोलूँ ना 10-15 मिनट लग जाएगा। मुझे जो समझ आया, गौठान एक दिल से जो बोलते हैं ना, सेवा करने वाला एक योजना था। गाय को तो अपन ला के छोड़ दिए वहाँ पर। चारे की समस्या थी। चारा आदमी गौ माता की वैसे भी सेवा करता है, तो चारा की व्यवस्था गांव का आदमी भी कर सकता था। कोई भी प्रत्येक नागरिक अपने घर का बचा हुआ ला दे, धान दे दे, खाना दे दे। लेकिन गौठान, भाजपा जब से गौठान आया, गौठान कर गौ माता, क्योंकि लेकिन लोग भाजपा वाले गौ माता का उपयोग खाली राजनीति में करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। क्योंकि गौ माता का अगर इतना करते हो तो इतने सारे जो आप लोगों ने जो बीच में वो लिस्ट आई थी चंदा लेने वाले, 4-5 वो तो मांस एक्सपोर्टरों से इन लोगों ने चंदा लिया हुआ है। तो इनके प्रति ये सिर्फ राजनीतिक इशू है, कलेक्शन का एजेंडा है। कलेक्शन भी करते हैं इन लोग। जो गाड़ियाँ जाती हैं ना, फोन आता है कि गाड़ियाँ निकल रही है, तो बढ़िया लोग गमछा उमछा लगाते हैं, रास्ते में रोकते हैं और पैसा लेके छोड़ देते हैं। जो नहीं देता है उसको वहीं पीटते पाटते हैं और उसको मार डालते हैं। ये इनका ट्रेंड है। और गौठान पे आता हूँ वापस। गौठान, आप सोचिए कि आज गौ माता को अगर हम लोग एक सीमित दायरे में, मतलब गांव में, जो गांव की जो जगह का उपयोग किसी जगह नहीं होता था, 10 एकड़ से 20 एकड़ तक उसको लिया गया, उसको घेरा गया, उस घेरे में गेट बनाया गया, उनके लिए कोटना बनाया गया, उनके जो गोबर देते हैं उसके लिए वर्मी कंपोस्ट का टैंक बनाया गया, शेड बनाया गया। जब ज़्यादा बड़ा लागत नहीं है ना, इतनी चीज़ बता रहा हूँ ना, सब मिनिमम लागत में बने हैं, सब छोटे छोटे, ताकि पानी की व्यवस्था की गई। सोलर पंप से पानी
और वो कर रहे, महिला स्वास्थ्य समूह के लिए एक सेट का निर्माण किया गया, तो वहाँ पे रहे, और गैया वहाँ पे रहे, तो गैया जब गोबर दे, उस गोबर को वो कंपोजिट टैंक में डाल के उसको सड़ा के जैव इसमें यूज़ करे, नेचुरल खाद में। आज नेचुरल अब देखो ना, आज यूरिया खाद, ये खाद, केमिकल खाद से इंसान का शरीर कैसे होते जा रहा है। फल है, आज देश को और दुनिया को उस तरफ जाने की जरूरत है। इसकी गौठान योजना की तारीफ तो स्वयं आरएसएस के प्रमुख ने किया था, और मेरे को याद है अमेरिका या कहीं पर ले जाके हमारे मुख्यमंत्री जी का सम्मान हुआ था कि आप किस दिशा में सोच रहे हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने गौठान योजना की तारीफ करी थी, तो अब इसे भाजपा वाले इसको बंद कर दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि पूर्व सरकार की स्कीम थी, बस और कुछ नहीं। उस योजना के अगर डीप में उसमें भ्रष्टाचार की बात कर देते हैं। भ्रष्टाचार, गोबर, क्या भ्रष्टाचार, हम अगर 2 रुपये किलो गोबर ले रहे हैं और उसको उसी गोबर को खाद बना के 10 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार। और उसका राशि भी कितना, उतने लागत में भी वो नहीं होगा जिसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में ले लेते हैं। तो ये सब बातें हैं, बस दिखावा है, इनका राजनीतिक इशू है, गौ माता वाला एजेंडा जिसको कांग्रेस ने सेवा के रूप में लाया था। और हम ये सकता है कि गांव-गांव तक ना वो बातों को सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए कि हमारी जो योजना था, हम लागत तो लगा रहे हैं, गौठान तो बना रहे हैं, गाय भी आपके पास है, लेकिन उसका निर्धारण भी आप लोग को करना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए, धान देना चाहिए, धान वो क्या बोलते हैं, धान नहीं, पैरा भूसा जो चारा वो देना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो था। लेकिन उसी कारण थोड़ा सा मामला वो हो गया। अयूब जी, चूँकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल के दौरान महिला समूह को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पावर हाउस में डी मार्ट और मदर्स मार्केट की स्थापना की गई थी, लाखों रुपए उसमें खर्च किए गए थे। कुछ दिनों तक वहाँ पे कुछ दुकानों का संचालन महिलाओं द्वारा जरूर किया गया, लेकिन क्या वजह है कि ज़्यादातर जो महिलाएं जुड़ी थी अचानक से दुकान को, उन डी मार्ट हो चाहे वो मदर्स मार्केट हो, दोनों को बंद कर दिया गया? देखो ऐसा है भैया, सरकार किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट कर सकती है कि हमारे छत्तीसगढ़ की स्वच्छता समूह है, हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को रोजगार मिले, लेकिन हम दुकान बना सकते हैं, सरकार दुकान बना सकती है, व्यवस्था कर सकती है, जगह दे सकती है, और जो स्वच्छता समूह वाले हैं उसमें मेहनत करके जो सामग्री सेल करना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन खरीदना तो आम जनता को है ना। अब आम जनता छत्तीसगढ़ी मार्ट की जगह वो डी मार्ट की तरफ जा रही है, तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। जनता है, अगर जनता वहाँ पर अगर जाती और वहाँ पर सब क्रय विक्रय जो करती, तो शायद वो बंद होने की स्थिति में नहीं थी। सुविधा दे सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन जनता का भी दायित्व होता है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के मूलक लोगों के लिए है। वो डी मार्ट का मालिक कौन, डी मार्ट के आदमी कौन, को उधर से चल रहा है। हालांकि उसमें भी यहाँ के स्थानीय लोग काम करते हैं, मतलब बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन था छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ की महिला स्वच्छता समूह से। चूँकि अयूब जी, आप लगातार राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा निकली थी कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई, लगातार आप साथ रहे उनके, तो किस तरह का प्रतिसाद देखने को मिला? हालांकि जैसा कि जो देखने में आया था, क्योंकि हजारों लोगों का समूह उनके साथ चलता नज़र आता था, तो उसका कांग्रेस का भविष्य में आप क्या भविष्य देखते हैं? क्योंकि अभी जैसा कि बीच में ये भी कहा जा रहा था, जो कांग्रेस नीति के जो गठबंधन की सरकार बनने की काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही थी, लगातार गठबंधन पे गठबंधन हुए जा रहे थे, न्याय यात्रा का भी अच्छा खासा प्रतिसाद देखने को मिला था, लेकिन सरकार आखिर किन कारणों से नहीं बन पाई? पहले तो राहुल गांधी जी के विषय में मैं बोलना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी जी के ऊपर जो उनके पर्सनालिटी को पूरा डैमेज किया गया सोशल मीडिया से। कांग्रेस की स्थिति जो आज है वापस अच्छी हो गई, कांग्रेस की स्थिति। सोशल मीडिया का लॉन्च 12-13 से हुआ था, फेसबुक, फिर 15-16 में व्हाट्सअप। ये आने के बाद ना भाजपा के पास ना र्यूमर्स टीम बहुत है, अफवाह की टीम बहुत। अब र्यूमर्स कल वो सूची आई AICC की, उसी में कुछ लोग कर रहे थे, इसमें माइनॉरिटी की संख्या ज़्यादा है। मैं देखा 2-3 ग्रुप में लिख के उसमें बाकायदा भेजा, भैया गिन ले 5 लोग हैं, 18 है, 19 है, 20 है। मतलब भाजपा की एक टीम है जो र्यूमर्स फैलाने में। अब उनके हाथ में व्हाट्सअप आ गया, उनके हाथ में फेसबुक आ गया। इनका एक सूत्री काम था, राहुल गांधी को डैमेज करो। आप देखिए कि कांग्रेस UPA 2 में, यूपी में सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस थी। उस समय कांग्रेस के इंचार्ज कौन थे यूपी में? राहुल गांधी थी। यही मीडिया
जो आज राहुल गांधी के बारे में, देश का उभरता सितारा, युवा, नेशनल मीडिया, फिर ये सोशल मीडिया का दौर आया, हम लोग देख लिया, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, उसके बाद से सोशल मीडिया का फुल उपयोग केजरीवाल की पार्टी, भाजपा पार्टी ने बहुत अच्छा से किया, कांग्रेस से बेहतर, और करके कांग्रेस को बदनाम किया और राहुल जी को बदनाम किया। तब राहुल जी को जब बदनाम होने के बाद कभी मैं उनसे मुलाकात हुई, कभी भी मेरे तो बहुत काफ़ी सब बात मुलाकात हुई है उनसे, मेरी बात को सुनते भी हैं जी। वो जानते भी हैं छत्तीसगढ़ में अयूब खान नाम का कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है ना, बहुत पॉजिटिव मिलते भी हैं। जब मिला हूँ तो मैं उनको कभी भी बोलता था, मैं तो स्पष्ट बोल देता था, आपके खिलाफ पूरा षड्यंत्र रचा के आ रहा है, आपको खाली डैमेज, क्योंकि अगर विपक्ष का चेहरा कमज़ोर लगा तो सत्ता पक्ष हमेशा आगे रहेगा। आपकी तुलना मोदी से और कराई जाती है, जिसमें भी भाजपा की फेक आईडी जो ट्रोल मीडिया है, सोशल मीडिया ऐसा आपके पीछे पड़ गई है, आपको पप्पू कटप्पू क्या क्या नहीं बोल रही है, तो क्या करना चाहिए? बोला सड़क में बैठिए, सड़क में आंदोलन करिए, कुछ यात्रा करिए, लोगों से मिलिए जुलिए। उस यात्रा ने राहुल जी को ना लीडर के रूप में ना, लीडर तो पहले भी थे, लेकिन जो उन्होंने जो राहुल गांधी जी की जो इमेज बनाई थी ना, उससे उस इमेज से बाहर आ गए। और उस दोनों यात्रा में मैं लगभग उनके साथ रहा, बगैर अपने किसी के, अपने सुविधा साधन से मैं अपना रहा, साथ में रहा, साथ में घूमा। मेरे को उनके साथ बस मैं जाऊं कि मैं अगर इस चीज़ की सलाह देता हूं और मैं घर में बैठा रहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैं भी उनके साथ रहता था। और राहुल जी को मैं देखा कि उसके बाद से राहुल गांधी जी मतलब अलग ही लीडर हो गए। वो देखोगे कांग्रेस के कार्यकर्ता से अब थोड़ा कम मिलते हैं, बस वाले के साथ बैठ जाते हैं, टैक्सी वाले के साथ बैठ जाते हैं, मोटर मैकेनिक, सबसे बैठ के सबके बारे में मिलते जुलते हैं, उनका समस्या समझते हैं क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा वो डीप में वर्क कर रहे हैं। वो उनकी इमेज को उभारा है और वो इतना स्ट्रांगली अच्छा इमेज आ रहा है कि मतलब आज लोकसभा में जब पहली जो चुनाव हुआ ना, लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जब बोल रहे तो संसद टीवी में व्यूअर जो बोलते हैं 1.3 ये नरेंद्र मोदी जी का था और 11.5 शायद राहुल गांधी जी का था। उनके स्पीच को लोग इतने गंभीरता से सुन रहे थे, तुरंत वो आ गया, लेकिन वो दिखाया नहीं गया। लेकिन व्यूअर का जो टैली है उस समय का, सांसद लोकसभा टीवी बोलते हैं ना, उसमें व्यूअर का एक वो आया था, तो कि कौन कितना किसके इसको देखा है। तो राहुल गांधी जी ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा जा रहा है, चल रहा है। और ये जो थी सरकार अपन क्यों हार नहीं रहे थे, वो आखिरी के 500 700 800 वोटों से इन लोगों को हरा दिया, अपनी सीट तो जा ही रही थी तो निकाल रहे थे। और भाजपा जो अपना टारगेट दी थी 400 पार, उसमें नहीं पहुंच पाई। वो भी अंतिम सवाल अयूब जी आपसे, जो कि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, स्थानीय कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पे काफ़ी अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके घर बार को लूटा जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बांग्लादेश के विषय में तो ऐसा है, देखो बांग्लादेश तो ठीक है अभी हुआ है कि वहाँ की राजनीतिक पहलू थी, जो उनकी पार्टी से, एक हसीना की पार्टी से जितने लोग जुड़े हुए लोग थे, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, उनके ऊपर आक्रमण हुआ है। जो उनकी पार्टी के वर्कर थे, उनके घरों को डैमेज किया गया, उनको जलाया गया। अगर हिंदू फैमिली को मारा गया है तो वहाँ मुस्लिम फैमिली को भी मारा गया है बीच में। तो वहाँ पर उस राज्य का अपना वो था, उस देश का वहाँ पे हुआ था। अब भारत सरकार में बस उसमें भी इन लोगों ने अवसर की राजनीति का उपयोग करना शुरू कर दिए। भारत सरकार के लोग उसको भी, उनको मणिपुर नहीं दिखा, जो मणिपुर में लगातार कई दिनों से चल रहा है, बगल में चाइना के उससे दुस्साहस से, चाइना के द्वारा प्रोपगंडा वहाँ मणिपुर को और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को हटाने के लिए लगातार कर रहे हैं। उस विषय में इन लोगों का ध्यान नहीं किया। बांग्लादेश में इनका ट्रोल मीडिया जो बताया ना, सोशल मीडिया, ये लग गया फैलाने कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, मुस्लिम के साथ ये किया जा रहा है, जबकि ये पर्टिकुलर एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों को मारा काटा जा रहा था, जो उस वहाँ की जो प्रधानमंत्री स्वयं भाग गई है। तो फिर वो तो देखो छात्र का आंदोलन था, बाद में वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर तो माफ़ी मांगा, लेकिन सरकार के बैठे हुए लोग यहाँ पर, केंद्र के सरकार के उनके लोग टीवी में बोले तो बहुत बांग्लादेश में, और लेकिन वहाँ से बेचारे जो हमारे हिंदू भाई थे अल्पसंख्यक, उनको लाने की कोई इन लोगों ने व्यवस्था नहीं किया, उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं किया। अगर वो अगल बगल पड़ोस के राज्यों में भी आ जाते थे तो उनको बोलते थे कि दूसरे राज्य के लोग हैं, उनको रोक दिया जाता है। लगा हुआ राज्य है, असम है,
पूछो ना शाम से जो उनके मुख्यमंत्री कितना चिल्लाते रहते हैं, बांग्लादेश से कितने हिंदुओं को वो लाए, नहीं लाए, बस बोलने की बात करते हैं, बोलते बस हैं और कुछ नहीं है। सब ये हर चीज़ को फैलाते हैं, दुष्प्रचार करने में माहिर आदमी हैं इन लोग। इनका दुष्प्रचार से तो मैं बोलता हूँ सबको बचना चाहिए, फैक्ट जानना चाहिए जो दुष्प्रचार करते हैं। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अयूब खान जी, जिनके द्वारा हमारे तमाम प्रश्नों का जवाब दिया गया। साथ ही इनका यह भी कहना है कि बीजेपी द्वारा दुष्प्रचार कर कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से वो किया जा रहा है, कांग्रेस द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। विशेष रूप से इनका कहना है कि जब से सोशल मीडिया आया है तो जो इनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी को लेकर के भी कहीं ना कहीं दुष्प्रचार जो किया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर के, उसमें भी सोशल मीडिया के ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अयूब खान जी का ये भी कहना है, हालांकि अयूब खान जी का कहना है कि कांग्रेस अभी सशक्त रूप में उभरी है। इनका ये भी कहना है कि यदि राहुल गांधी जी चाहते तो निश्चित रूप से सरकार बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की जो विचारधारा रही, कांग्रेस का यही सोच रही है कि विपक्ष के रूप में हमें उभरना है। तो आने वाले समय में जैसा कि अयूब जी का कहना है कि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है, लगातार लोग कांग्रेस से जुड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस की कार्यप्रणाली भी, जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली लोगों तक पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ के लिए अयूब खान जी का कहना है छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार सभी सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया जाता रहा है, जिसका परिणाम भी अच्छा खासा देखने को मिला है। और भविष्य में कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस देश और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है।